आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार्थ सूत्र जी की कक्षा में काफी लंबे वक्त बाद हमारी ये अगली कक्षा हो रही है। पिछली कक्षाओं में हम तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। तीसरे अध्याय का स्वाध्याय हम सभी लोगों ने किया है। अब आज इस कक्षा में हम जो कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं वह 8 बजे से प्रारंभ होगी रात को, और ये नियमित रूप से हम इसको रखने का क्रम जारी रखेंगे। हो सकता है कभी इस कक्षा में रुकावट आए, किसी दिन ना हो पाए कक्षा, लेकिन वैसे वैसे हम प्रतिदिन इस कक्षा को जारी रखेंगे। और जो हमने पिछली कक्षाओं में लगभग हमारी 42वीं जो अंतिम कक्षा थी, उस अंतिम कक्षा में जो हमने तीसरे अध्याय का अध्ययन किया था उसी को लेकर के आज हम, और आगे के कुछ सूत्रों को लेकर के आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे, जानेंगे। आइए स्वाध्याय को प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण के माध्यम से। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बंधुओं, हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, और तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ के तीसरे अध्याय का जो स्वाध्याय हम कर रहे थे, नक्शे के माध्यम से एक एक सूत्र को, सूत्र के अर्थ को समझ रहे थे, वही क्रम जारी रहेगा। हम लोग फिर से तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज में जो जो विषय हमारे द्वारा समझने योग्य हैं, पढ़ने योग्य हैं, एक एक सूत्र के अर्थ को हम विशेष रूप से जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं और कुछ आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं, जिससे आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। अच्छे से एक एक शब्द, एक एक अर्थ, और जो तीसरे अध्याय में जो जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम एक बार अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें। उसके बाद फिर हम जो हमें आगे के सूत्रों का अध्ययन करना है, आगे के अध्यायों को पढ़ना है, उसको हम निरंतर जारी रख सकेंगे। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और ये तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज आपके सामने स्क्रीन पर ये आ गया है, आप देख भी सकते हैं। देखिएगा कि तत्वार्थ सूत्र जी जो ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इसमें हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, उसके बारे में एक बार आपको मैं बताना चाहता हूं। शुरू से मेरा मतलब है कि ज्यादा दूर नहीं, लेकिन कुछ जो पिछले 8-10 सूत्र हैं जिनको हमने पढ़ा है, समझा है, उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमने तीसरे अध्याय की शुरुआत में ही जो पढ़े हुए थे सूत्र, वो पढ़े थे अधोलोक के बारे में। तो अधोलोक के बारे में हमने सूत्र पढ़े थे 6 सूत्र पढ़े थे, और उन 6 सूत्रों में क्या बतलाया है, क्या विशेष बात है, एक बार वो आपको बता देता हूं। तो ये लीजिएगा, पहला सूत्र है रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमयो घनम वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोध। सूत्र का अर्थ क्या है? सूत्र का अर्थ यह है कि जो अधोलोक है उसमें 7 पृथ्वियां हैं,
7 जो पृथ्वियां हैं उन 7 पृथ्वियों के नाम इन्होंने बतलाए हैं। सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि रत्न, शर्करा, बालुका, इनके नाम में प्रभा शब्द हमें जोड़ना है तो बन जाएगा रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। ये 7 पृथ्वियां हैं और एक दूसरे के नीचे नीचे है। जैसे ये रत्न प्रभा हुई, उसके नीचे फिर शर्करा प्रवाह है, उसके नीचे बालुका प्रवाह है, फिर पंख प्रवाह, तो एक दूसरे के नीचे नीचे ये इस प्रकार से सीक्वेंस बना हुआ है इन 7 पृथ्वियों में। और ये जो है ये घनोदधिवात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय, इन 3 वलयों के आधार पर है और उसके नीचे आकाश द्रव्य है, उस आकाश द्रव्य का आधार भी इसमें मिला है। उसके बाद फिर दूसरी पृथ्वी है, दूसरी पृथ्वी के नीचे फिर 3 वलय हैं। कौन कौन से? घनोदधिवात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। उसके नीचे फिर आकाश द्रव्य है, कुछ भी नहीं है। उसके नीचे फिर तीसरी पृथ्वी है, बालू का प्रवाह। इस प्रकार से ये 7 पृथ्वियां बनी हुई हैं। तो ये अधोलोक की संरचना है। उसके बाद दूसरे नंबर का जो सूत्र है उसमें कहते हैं कि इन रत्न प्रवाह आदि जो पृथ्वियां हैं इनमें कौन कितने नरक हैं, कितने बिल हैं, उनकी संख्या बतलाई है। तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम। मतलब यह है कि रत्न प्रवाह आदि जो भूमियां हैं उन भूमियों में नरकों की संख्या कितनी है? तो कहा पहले में 63 मतलब 30 लाख बिल हैं। दूसरे नरक में 25 लाख बिल हैं, पंचविंशति। तीसरे में है पंचदश मतलब 15 है, तो 15 बिल किसमें है? वो तीसरे नरक में है। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि चौथी जो पृथ्वी है उसमें 10 लाख, वहां पर 10 लाख बिल हैं। और जो 5वीं पृथ्वी है वहां पर 3 लाख बिल है। और 6वीं पृथ्वी है उसमें 99,995 मतलब 1 लाख में 5 कम बिल हैं। और अंतिम जो 7वें नंबर का नरक है, 7वां जो पृथ्वी है उसमें 5 ही नरक हैं। कुल मिलाकर के इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये कुल मिलाकर के नरकों की संख्या आएगी 84 लाख। ये 84 लाख बिल यहाँ पर नरकों में बने हुए हैं। ये नारकी जीव जो रहते हैं उनकी किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, कैसा उनका जीवन होता है, उसके बारे में तीसरे नंबर का सूत्र है। नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारकी जीव जो होते हैं उनकी नित्य ही अशुभतर लेश्या होती है, मतलब बेकार बेकार लेश्याएं होती हैं। परिणाम भी अशुभतर होते हैं। देह शरीर भी जो होता है वो अशुभतर होता है। वेदना भी उन्हें कैसी होती है? अशुभतर होती है। और फिर बताया है कि विक्रिया जो होती है, विक्रिया भी बहुत अशुभ होती है। इसलिए जो नारकी जीव हैं उनका जीवन कष्टों से और अशुभ परिणामों से भरा हुआ रहता है। उसके बाद अगला जो सूत्र है, अगला सूत्र है चौथे नंबर का। तो कहा उनको जो दुख होते हैं वो कैसे होते हैं? तो चौथे नंबर के सूत्र में बतलाया है परस्परो दीरित दुखा। मतलब जो नारकी जीव हैं उनको परस्पर में एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। अच्छा, और कैसे कैसे उनको दुख होते हैं? तो 5वें नंबर का सूत्र बताया है संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। जो संक्लेश से युक्त, संक्लेश परिणाम वाले जो असुर कुमार में जो अम्बावरीश जाति के जो देव रहते हैं वो क्या करते हैं? वो तीसरे नरक तक जाकर के, चौथे के पहले मतलब तीसरे नरक तक जाकर के दुख देते हैं, इनको लड़ाते हैं, झगड़ा करवाते हैं इनमें आपस में। इस प्रकार के कार्य वो असुर कुमार जाति के देव किया करते हैं। अब नारकियों की आयु कितनी है उसके बारे में इन्होंने बतलाया है 6वें नंबर के सूत्र में कि तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। मतलब नारकी जीवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो कहा कि जो पहले नरक के जीव हैं उनकी उत्कृष्ट आयु 1 सागर है, दूसरे नरक वालों की 3 सागर है, तीसरे नरक वालों की 7 सागर है उत्कृष्ट आयु, चौथे नरक वालों की 10 सागर, 5वें नरक वालों की 17 सागर और 6वें नरक वालों की 22 सागर और 7वें नरक वालों की 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है नारकी जीवों में। उसके बाद में अब नारकी जीवों का अधोलोक का वर्णन समाप्त हो गया है।
अब मध्यलोक का वर्णन प्रारंभ हो गया है। मध्यलोक में 7वें नंबर के सूत्र से यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है इसका वर्णन। तो सबसे पहले 7वें नंबर का जो सूत्र है उसमें बतलाया है कैसा है ये मध्यलोक। तो उसके बारे में कहा है जम्बू द्वीप लवणोदादया शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। मतलब ये जो मध्यलोक है इस मध्यलोक में उन्होंने कहा द्वीप और समुद्र हैं। तो कैसे हैं? उन्होंने कहा जम्बू द्वीप और लवण समुद्र के समान। लवण समुद्र आदि अनेकों असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं और वे शुभ नाम वाले हैं, अच्छे अच्छे नाम वाले हैं। मतलब अच्छे सुंदर सुंदर नाम उनके हैं। किनके हैं? तो बतलाया है कि उन द्वीप और समुद्रों के नाम अच्छे अच्छे नाम हैं, अशुभ नाम नहीं है। अच्छा, एक बात और बताई कि पहले द्वीप है और उसके बाद फिर समुद्र है, इसीलिए सूत्र में द्वीप समुद्रा कहा, नहीं तो समुद्र द्वीपाह भी कह सकते थे। तो इन्होंने द्वीप समुद्रा कहा है। हाँ, तो इससे पता चलता है द्वीप पहले है और समुद्र बाद में है। उसके बाद में और कैसी कैसी रचना है उसके बारे में 8वें नंबर का सूत्र बतलाया है। द्विर्द्विर्विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलया कृतया। मतलब कि ये जो द्वीप और समुद्र हैं इनका विस्तार कितना है? तो कहा है द्विर्द्विर्विष्कंभा, मतलब दुगना दुगना विस्तार है। पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो, मतलब पूर्व पूर्व पहले पहले वाले को परिक्षेपित किए हुए हैं, मतलब ढके हुए हैं। और वलयाकृतया, वलय मतलब होता है चूड़ी, चूड़ी के आकार वाले हैं, चूड़ी जैसी आकृति है इनकी, इनकी द्वीप और समुद्रों की दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। पिछले पिछले वाले से जो आगे आने वाले हैं वो दुगने दुगने विस्तार के द्वीप और समुद्र यहाँ पर पाए जाते हैं। अब उसमें भी जम्बू द्वीप का आकार कैसा है? क्योंकि सबसे पहला द्वीप जम्बू द्वीप है इस मध्यलोक का, इसलिए सबसे पहले सूत्र में जम्बू द्वीप की रचना के बारे में बतलाया गया है। सूत्र नंबर 9वां है, जम्बू द्वीप के बारे में बतलाया है कि तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्त्र विष्कंभो जम्बू द्वीप। मतलब उन सभी द्वीप और समुद्रों के बीच में एक जम्बू द्वीप है। और जम्बू द्वीप कैसा है? तो उन्होंने कहा नाभि के समान है। नाभि नाभि मतलब ये जो जम्बू द्वीप है उस जम्बू द्वीप के में नाभि के समान जो है वह है मेरू पर्वत। मेरू पर्वत बीच में, जैसे नाभि शरीर के बीच में होती है, ऐसे ही मेरू पर्वत जम्बू द्वीप के बीच में नाभि के समान है। और ये जो जम्बू द्वीप है यह 1,00,000 योजन विस्तार वाला है और वृत्तो मतलब गोल आकार का है, गोल है। और उसके बाद में जम्बू द्वीप में क्या क्या है उसके बारे में सूत्र नंबर 10वां है कि इस जम्बू द्वीप में भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरान्यवत ऐरावत वर्षाह क्षेत्राणि। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं, भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हैरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। इस प्रकार से 7 क्षेत्र इस जम्बू द्वीप में बने हुए हैं। इसके बाद में फिर बतलाया है यहाँ पर कि इन जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्रों का विभाजन कौन करते हैं? तो बतलाया है 11वें नंबर के सूत्र में। क्या कहा है सुनिएगा, तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिम्बन महाहिम्बन निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। इन 7 क्षेत्रों का विभाजन कैसे होता है? तो कहा कि इनका विभाजन करने वाले 6 पर्वत हैं जो कि पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं। इनके नाम हैं हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। ये इनके नाम हैं। इनको वर्षधर कहा है क्योंकि ये क्षेत्रों को धारण करते हैं, क्षेत्रों का विभाजन करते हैं, इसलिए इनको वर्षधर पर्वतः कहा गया है। एक बार मैं आपको चित्र बना देता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के ये आकार है यहाँ पर जम्बू द्वीप का। तो ये लीजिएगा, एक हमने यहाँ पर
ये देखिएगा, हमने यहाँ पर ये गोला बना लिया है। मान लीजिए ये है हमारा जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में यहाँ पर 6 पर्वत हैं। सबसे पहला हिमवन नाम का पर्वत है। हिमवन के बाद में फिर महाहिमवन नाम का पर्वत आ जाता है। महाहिमवन पर्वत के बाद में फिर आता है इसमें निषद नाम का पर्वत। निषद नामक पर्वत है। निषद नामक पर्वत के बाद में फिर आता है नील नाम का पर्वत। उसके बाद में फिर एक और पर्वत है, उसका नाम है रुक्मी नाम का पर्वत। और रुक्मी के बाद में फिर अंतिम पर्वत के रूप में आता है शिखरी नाम का पर्वत। तो ये 6 पर्वत यहाँ पर बने हुए हैं और इनके बीच में यहाँ पर बीचों बीच एक आकृति है गोल गोल सी, जिसको हम जानते हैं सुमेरु पर्वत के नाम से। तो यहाँ पर ये सुमेरु पर्वत है और ये 6 सुमेरु पर्वत ये बीच में हो गया है, नाभि के समान है। और ये 6 पर्वत हैं, आप देख रहे हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। उसके बाद में इनके बीच में 7 क्षेत्र भी हैं। कौन कौन से हैं? भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, ऐरण्यवत और ऐरावत। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये 7 क्षेत्र हैं और 6 पर्वत यहाँ पर बने हुए हैं। अब इसके बाद में आगे और कैसा कैसा वर्णन है उसके बारे में अगला सूत्र बताया गया है। सूत्र नंबर 12 में कहा है इन पर्वतों का रंग कैसा है, तो कहा हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाहा। ये जो पर्वत हैं ये तपाए हुए सोने के समान है। पहला पर्वत जो है वह कैसा है? वह है हेम, मतलब सोने के आकार का है। दूसरा पर्वत चांदी के आकार का है, चांदी के रंग का है। तीसरा पर्वत तपाए हुए सोने के रंग का है। चौथा पर्वत वैडूर्य मणि के समान नीला है। पांचवा पर्वत चांदी के समान है और छठवां पर्वत सोने के रंग जैसा है। इस प्रकार से ये 6 जो है पर्वत हैं, इनको कुलाचल पर्वत भी कहते हैं। इन पर्वतों के बारे में उन्होंने बतलाया है 13वें नंबर के सूत्र में कि मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारा। ये जो पर्वत हैं इन पर्वतों का विशेष वर्णन करते हुए कहते हैं ये पार्श्व भाग में अगल बगल इन पर्वतों के दोनों तरफ मणियां, विचित्र प्रकार की मणियों से ये खचित हैं। ऊपरी मूले चा, ऊपर, मूले मतलब नीचे, तो चा मतलब बीच में। ऊपर, नीचे और बीच में ये एक जैसे हैं, मतलब जैसे दीवार होती है, दीवार के जैसे बिल्कुल सीधे सीक्वेंस में बने हुए ये पर्वत हैं। ऐसे नहीं है कि ऐसे जाकर के ऊपर चोटी आ जाए, ऐसे पर्वत नहीं है। ये एक दीवार का काम करते हैं, दीवार की भांति ये बने हुए हैं। उसके बाद में इन पर्वतों पर और क्या है, तो कहते हैं इन पर्वतों पर तालाब हैं। कौन कौन से हैं, तो 14वें नंबर के सूत्र में बतलाया है पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास, तेषा मुपरी। कहते हैं कि इन पर्वतों पर तालाब हैं और उन तालाबों के नाम बतलाए हैं। पहला है पद्म नाम का तालाब है जो पहले पर्वत पर है। देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताते जा रहा हूं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये पहले पर्वत पर ये जो आकार है, यहाँ पर ये पहला पर्वत हो गया। पहले पर्वत पर ये जो है पहला एक तालाब है पद्म का। दूसरे पर्वत पर है महापद्म, तीसरे पर है तिगिंच, चौथे पर है केसरी, उसके बाद है महापुंडरीक और उसके बाद है फिर पुंडरीक। तो इस प्रकार से 6 पर्वत यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर ये 6 पर्वत हैं और इन 6 पर्वतों के ऊपर और क्या क्या है, सॉरी, इन 6 पर्वतों के ऊपर 6 तालाब बने हुए हैं। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक नाम के ये 6 तालाब यहाँ पर बने हुए हैं। उन तालाबों की विशेषता क्या है, आकार कितना है और इन तालाबों में क्या क्या पाया जाता है, उस सब के बारे में अगले सूत्रों में बताया है। तो अगले सूत्र को पढ़ते हैं, सूत्र नंबर 15वां।
तालाब के बारे में इन्होंने बतलाया है। ये तालाबों का विस्तार कितना है, तो कहा प्रथमो योजन सहस्र आयामस तदर्ध विष्कंभो हृदय। कहते हैं कि प्रथम नाम का जो तालाब है, पद्म नाम का जो तालाब है, ये पूर्व से पश्चिम तक जो है आयाम जो इसका है, लंबाई जो है, लंबाई इसकी कितनी है, तो कहा है कि 1000 योजन। प्रथम योजन सहस्र मतलब कि ये जो है ये 1000 योजन लंबा है, और तदर्ध विष्कंभो मतलब उससे आधा जो है इसका, विष्कंभ मतलब चौड़ाई है, मतलब ये 1000 का आधा 500 योजन चौड़ा है, 1000 योजन लंबा है। इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई दोनों का विभाजन हो गया है। अब गहराई कितनी है इस तालाब की, उसके बारे में अगला सूत्र दिया है 16वें नंबर का, 10 योजनावगाहा। ये जो पद्म नाम का तालाब है, ये तालाब जो है वह 10 योजन गहरा भी है। अब इसके बारे में फिर वो कहते हैं इस तालाब के बीच में और क्या क्या पाया जाता है, तो कहा तन्मध्य योजनम पुष्करम। उस तालाब के बीच में 1 योजन का एक पुष्कर मतलब कमल है, 1 योजन लंबा चौड़ा एक कमल है। और अच्छा, ये तो पहले वाले की बात बता दी। अन्य जो तालाब हैं और उनमें कमल हैं, उनके बारे में क्या है, तो उसके बारे में 18वें नंबर के सूत्र में बतलाया है कि तद द्विगुण द्विगुणा हृदाह पुष्कराणी चा। आगे के जो तालाब हैं, आगे के जो कमल हैं, वो कैसे हैं, वो पहले वाले के तालाब और कमल से दुगने दुगने हैं। पद्म से दुगना है महापद्म, महापद्म से दुगना तिगिंच है। इस प्रकार से ये जो है कमल भी दुगने दुगने हैं और तालाब भी दुगने दुगने हैं। उसके बाद में इन तालाबों के बारे में, इन कमलों के बारे में आगे बतलाते हैं 19वें नंबर के सूत्र में। कहा है तन्यवासिन्नो देव्या श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्योपमस्थितया ससामान्य की परिषद का। 19वें नंबर के सूत्र में कहते हैं कि उन कमलों पर कुछ देवियां निवास करती हैं, जिनका नाम है श्री देवी, ह्री देवी, धृति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी और लक्ष्मी देवी। और ये जो देवियां हैं, ये देवियां अकेली नहीं रहती हैं, सामान्य और पारिषद जाति के देवों के साथ रहती हैं। कमल, इन कमलों के आसपास और कमल पर रहती हैं ये। इनकी आयु पल्योपम मतलब 1 पल्य की आयु इनकी होती है। अब और इन तालाबों के बारे में और विशेष बात बतलाते हैं। 20वें नंबर के सूत्र में कहते हैं गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या सीता, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन मध्यगाहा। 20वें नंबर के सूत्र में इन्होंने बतलाया है इन क्षेत्रों में जम्बू द्वीप में नदियां बहती हैं। कौन कौन सी, तो कहा है गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्ण रूप्य कूला, सुवर्ण कूला, रूप्य कूला, रक्ता और रक्तोदा। ये जो नदियां हैं, ये नदियां वहां पर बहती हैं। कहाँ बहती हैं? ये नदियां बहती हैं इस जम्बू द्वीप में। तो उसके बारे में एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं चित्र बना करके, जिससे आप लोगों को नदियों का ध्यान बना रहे। सबसे पहले यहाँ पर जो नदियां जाती हैं वो इस, जैसे पहले तालाब से नदियां निकलती हैं तो गंगा, उसके बाद में फिर आ जाती है सिंधु, ठीक है। उसके बाद में फिर आती है रोहित। ये देखिएगा यहाँ से ये नदी यहाँ पर निकल रही है, तो रोहित जो है वो यहाँ से निकलती है, जो महापद्म नामक सरोवर है, रोहितास्या पद्म नामक सरोवर से निकलती है। उसके बाद में फिर कहा है सीता नदी निकलती है। फिर यहाँ जो है ये सीतोदा नाम की नदी निकलती है। रोहितास्या के बाद हरित और हरिकांता नाम की ये नदियां हैं। उसके बाद यहाँ जो नदी निकलती है विदेह क्षेत्र में, उसका नाम है सीता नामक नदी। और यहाँ से नदी जो निकलती है विदेह क्षेत्र में, उसका नाम है सीतोदा नाम की नदी। उसके बाद में फिर आती है यहाँ जो है वो रक्ता नाम की नदी बहती है।
और ये रक्तोदा नामक नदी यहाँ से निकलती है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। सीता सीतोदा के बाद में फिर यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है नारी कांता और नरकांता। नारी नरकांता नामक नदियां यहाँ से निकलती हैं। उसके बाद फिर यहाँ जो नदी निकलती है, जो हिरण्यवत क्षेत्र में नदियां निकलती हैं, दो नदियां हैं। तो पहली जो नदी है वो है सुवर्णकूला, उसके बाद दूसरी नदी निकलती है, यह है रूप्यकूला। उसके बाद यहाँ पर जो नदी निकलती है यह है रक्ता और यह है रक्तोदा। इस प्रकार से यहाँ पर 14 नदियां हैं। इन 14 नदियां यहाँ पर बहती हैं और इनमें से जो पूर्व वाली नदी है उसके बारे में सूत्र नंबर 21 में इन्होंने बतलाया भी है। मैं एक बार सूत्र पढ़ के आपको लोगों को बता देता हूं। ये देखिएगा 21वें नंबर के सूत्र में कहा है द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः, मतलब इन दोनों का जो जोड़ा है, जैसे गंगा सिंधु का जोड़ा है, उसमें से गंगा नदी पूर्व की ओर बहती है और सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहती है। इस प्रकार से इनमें पहली नदी पूर्व की ओर और दूसरी वाली पश्चिम की ओर बहती है। उसी का अगला सूत्र दिया है शेषास्त्वपरगाः, जो अन्य नदियां हैं वो पश्चिम समुद्र की ओर, पश्चिम लवण समुद्र की ओर जाकर के मिल जाती हैं। तो ये 7 नदियां, 7 पूर्व में और 7 नदियां पश्चिम में इस प्रकार से जाती हैं। इन नदियों का परिवार भी है, इनकी सहायक नदियां भी हैं। उसके बारे में 23वें नंबर के सूत्र में बतलाया है, कहा है कि चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधुवादयो नद्या। ये जो नदियां हैं उनके बारे में बतलाया कि ये नदियां 14,000 नदियों से सहित हैं। गंगा सिंधु आदि जो नदियां हैं वो 14,000 नदियों के परिवार से सहित है। अब देखिएगा कि ये जो 14,000 नदियां इन्होंने बतलाई हैं ये गंगा और सिंधु की हैं। फिर आगे रोहित रोहितास्या की 28,000 दुगनी हो जाएंगी नदियां, इसकी सहायक नदियां हैं। ये गंगा की सहायक नदियां हैं 14,000, फिर सिंधु की सहायक नदियां हैं 14,000, रोहित और रोहितास्या की सहायक नदियां हैं 28,000, हरिकांता की सहायक नदियां हैं 56,000। तो सीता और सीतोदा की जो सहायक नदी हैं वो 1,12,000 नदियां हैं। इस प्रकार से ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये नदियों का परिवार कितना बड़ा है। भारत क्षेत्र के बारे में इन्होंने बतलाया है सूत्र नंबर 24 में, भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। सूत्र में कहा है कि भारत क्षेत्र का विस्तार है 526 योजन और एक योजन के 19 भागों में से 6 भाग, मतलब 6/19 भाग। तो कुल मिलाकर के भारत क्षेत्र का विभाजन कितना हुआ? भारत क्षेत्र का विभाजन हुआ 526 सही 6/19। ये विभाजन जो है वह हमें भारत क्षेत्र का पता चलता है। उसके बाद में कहते हैं कि अन्य क्षेत्रों का विस्तार कितना है, तो कहते हैं तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेहांता। मतलब कि जो भारत क्षेत्र है, भारत क्षेत्र से फिर वो कहते हैं अन्य क्षेत्रों का विस्तार कितना है, तो कहते हैं दुगना दुगना है। और साथ में पर्वतों का विस्तार भी दुगना दुगना है। मतलब भारत क्षेत्र का जितना विस्तार है उससे दुगना विस्तार हिम्मन नामक पर्वत का है। हिम्मन के बाद में फिर आप देखेंगे हैमवत नाम का क्षेत्र उस हिम्मन पर्वत से दुगना बड़ा है, फिर उससे भी दुगना बड़ा महाहिम्मन नाम का पर्वत है। इस प्रकार से ये दुगने दुगने हैं विदेह क्षेत्र तक। विदेह के बाद फिर आधे आधे हो जाते हैं। उसके लिए अगला सूत्र इन्होंने दिया है उत्तर दक्षिण तुल्याः। उत्तर में जो कुछ भी है वो सब दक्षिण के समान है। तो दक्षिण को समझ लीजिएगा, उत्तर आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, उसके लिए याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 27वें नंबर का सूत्र इन्होंने बतलाया है, कहते हैं भरतैरावतयोर वृद्धिरासौ षट्समयाभ्याम उत्सर्पिण्य वसर्पणीभ्याम। मैंने आप लोगों को बतलाया था पिछली कक्षा में कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में 6 जो काल है, 6 समय है, 6 काल के द्वारा उत्सर्पणी और अवसर्पणी के माध्यम से वृद्धि और ह्रास होता रहता है। उत्सर्पणी में तो वृद्धि होती है और अवसर्पणी में ह्रास होता जाता है।
इस प्रकार से 6 ये जो है ये 6 काल चलते हैं, उन 6 कालों के माध्यम से ये सारी सृष्टि और सारा जो मध्य लोक है उसमें व्यवहार होता है। अन्य क्षेत्रों की दशा क्या है तो कहते हैं ताभ्याम अपरा भूमयो स्थिताः, मतलब जो अन्य क्षेत्र हैं उनकी भरत और ऐरावत के अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं उनकी भूमि पर क्या है, क्या होता है तो कहते हैं अवस्थित हैं। भरत और ऐरावत के अलावा उनमें एक जैसी अवस्था ही बनी रहती है, कोई हानि और कोई लाभ नहीं होता है। तो भाई फलाने राजा को जीत लेंगे तो हमें और जमीन मिल जाएगी, राज्य मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब इन मनुष्यों की आयु के बारे में बतलाते हैं। 29वें नंबर का जो सूत्र है उस 29वें नंबर के सूत्र में कहते हैं इन क्षेत्रों के मनुष्यों की आयु कितनी है। कहा है एकद्वित्रिपल्योपम स्थितयो हैमवत कहारि वर्षक दैव पूर्वकाः। 29वें नंबर के सूत्र में कहते हैं कि इन क्षेत्रों के मनुष्यों की आयु कितनी है। बताया कि हेमवत नामक क्षेत्र के मनुष्यों की आयु 1 पल्ले की है, हरिवर्ष के क्षेत्र के मनुष्यों की आयु 2 पल्ले की है और देवकुरु के मनुष्यों की आयु 3 पल्ले की है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ नक्शे में कि हेमवत क्षेत्र कहाँ है, हरि क्षेत्र कहाँ है, विदेह क्षेत्र कहाँ है। तो सब कुछ हम आपको यही बता देते हैं। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं इसी नक्शे में ये नदियां मिटा देते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों को अब बताते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र हैं। सबसे पहले भरत के बाद जो हेमवत नाम का क्षेत्र है, इसमें मैं ब्लू लाइनिंग कर रहा हूँ। इसको आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है इसमें जो जीव रहते हैं उनकी आयु 1 पल्ले की होती है। थोड़ा ऊपर जाएंगे उसके बाद में फिर हारी नाम का जो क्षेत्र है, हेमवत के नाम बाद में हरिवर्ष नाम का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो मनुष्य रहते हैं इनकी आयु 2 पल्ले की होती है। इसके बाद यहाँ पर 4 गजदंत बने हुए हैं, हाथी के दांत के आकार के पर्वत हैं, इनको गजदंत पर्वत कहते हैं। इनके कारण से यहाँ पर विदेह क्षेत्र में ये जो है कि विभाजन हुआ है। कैसा विभाजन हुआ है तो कहा ऊपर वाला जो क्षेत्र है गजदंत के बीच वाला, इसको कहते हैं उत्तर कुरु क्योंकि ये उत्तर दिशा में है। नीचे वाले को कहते हैं देवकुरु। तो ये जो नीचे वाला जो देवकुरु है, ऊपर वाला उत्तर कुरु है। इसके बारे में बतलाते हैं कि यहाँ पर जो जीव रहते हैं, जो देवकुरु के जो जीव हैं, उन मनुष्यों की आयु 3 पल्ले होती है। मनुष्यों की आयु कितनी होती है? 3 पल्ले की आयु इन मनुष्यों की होती है जो यहाँ पर पाए जाते हैं इस देवकुरु में। अब देवकुरु के उल्टे आप देखेंगे ये उत्तर कुरु है, यहाँ भी 3 पल्ले की आयु वाले जीव होते हैं। उसके ऊपर आप देखेंगे ये रम्यक नाम का जो क्षेत्र है, इस रम्यक नामक क्षेत्र में जो जीव रहते हैं उनकी आयु 2 पल्ले की होती है। उसके बाद में फिर हिरण्यवत नामक जो क्षेत्र है, इसके जीवों की आयु आप देखेंगे तो यहाँ के जीवों की आयु केवल 1 पल्ले होती है और भरत और ऐरावत क्षेत्र के जीवों की आयु तो बदलती रहती है, कम ज्यादा होती है काल के अनुसार से। तो भरत और ऐरावत को छोड़कर जो 5 क्षेत्र हैं, पांचों क्षेत्रों की आप देखेंगे तो ये मनुष्यों की आयु 1, 2, 3 पल्ले एक क्रम से बतला दी गई है। आगे अब हम अगला सूत्र पढ़ेंगे। देखिएगा सूत्र क्रमांक 30वें नंबर का है, उसमें इन्होंने बतलाया है 30वें नंबर के सूत्र में कहा है कि जम्बू द्वीप के क्षेत्र जो उत्तर में है उनकी स्थिति भी दक्षिण के समान है। 30वें नंबर का सूत्र है तथोत्तराः, दक्षिण में जो कुछ जम्बू द्वीप में है वैसा ही उत्तर में है, इसमें ज्यादा भेद अपन को नहीं करना है। विदेह क्षेत्र की स्थिति क्या है, विदेह क्षेत्र में जीव कैसे रहते हैं तो उसके बारे में कहा है कि उनकी आयु होती है विदेहेषु संख्येय कालाः, विदेह क्षेत्र में जो जीव रहते हैं उनकी स्थिति, उनकी आयु जो है वह होती है संख्यात वर्ष की आयु होती है। विदेह क्षेत्र की बात यहाँ पर चल रही है। उसके बाद में फिर कहते हैं भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है, पहले भी बताया था अब फिर से बता रहे हैं। कहते हैं भरतस्य विष्कंभो जम्बू द्वीपस्य 90 शतभागः,
मतलब नवति मतलब 90, शत मतलब 100, मतलब 190। जम्बू द्वीप का 190वां भाग है हमारा ये भरत क्षेत्र, जिसको हम आज देखते हैं, जानते हैं। ये कितना है इसके बारे में बतलाया है कि ये जम्बू द्वीप का 190वां हिस्सा है। इसके बाद में फिर कहते हैं द्विर्धातकी खंडे। अगला सूत्र जो हम पढ़ रहे हैं, अगला सूत्र है द्विर्धातकी खंडे, मतलब कि धात्विक खंड जो द्वीप है उसकी रचना के बारे में कहा है कि वह द्विर मतलब दो दो हैं, उसमें सब चीजें दो दो हैं। यहाँ पर मेरु एक है, वहां मेरु दो है, यहाँ भरत क्षेत्र एक है, वहां भरत क्षेत्र दो है, यहाँ गंगा नदी एक है, वहां गंगा नदी दो है। इस प्रकार से सारी संरचना बनी हुई है। मैं आप लोगों का वक्त जाया नहीं करना चाहता हूँ। आप लोगों को जो रिवीजन अभी अपन कर रहे हैं उसी में अंतिम सूत्र था द्विर्धातकी खंडे, और इस सूत्र को हम लोगों ने पिछली कक्षा में समझा था। मैं आप लोगों को यहीं पर एक चित्र बना करके अभी के अभी बतला देता हूं कि किस प्रकार से हमें इसको समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा ये जो एक गोला आप देख रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड पर देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर एक हमने गोला किया, देखिएगा जैसे बीच में हमारा ये गोला हो गया। ये जो गोला है इसके बीचों बीच में यहाँ पर आप देख पाएंगे इस गोले के चारों तरफ, ये जो गोला है इस गोले के चारों तरफ यहाँ एक बड़ा गोला बन जाए, इसको हम कहेंगे ये देखिएगा, ये जो गोला हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, इस गोले के दोनों तरफ एक और गोला बना हुआ है जो जिसका नाम है लवण समुद्र। तो पहला गोला जो है इसको जम्बू द्वीप मान लीजिए, दूसरे गोले को लवण समुद्र मान लीजिए। इसके बाद जो तीसरे नंबर का जो गोला है उसको आप समझिएगा, इसके ऊपर से आएगा, अब देखिएगा इतना बड़ा आकार हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमें सारी चीजें यहाँ पर दर्शानी है, आपको बताना है, नहीं तो फिर समस्याएं अधिक हो जाएंगी। यहाँ पर इस गोले में आप देखेंगे, ये जो गोला है इस गोले में यहाँ पर ये भरत क्षेत्र हमारा हो गया है। ये आप देख रहे हैं ये जम्बू द्वीप है। इस जम्बू द्वीप के बाद यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये सारी संरचना ये लवण समुद्र की संरचना है। लवण समुद्र है जो जम्बू द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए है, और उस जम्बू द्वीप के लवण समुद्र के बाद में फिर एक पर्वत यहाँ पर आ रहा है जिसको हम कहते हैं ईश्वाकार पर्वत। ईशु माने होता है तीर, जो हम एरो जिसको बोलते हैं, तीर होता है वह सीधा होता है। ऐसे ये पर्वत बिल्कुल सीधा है नीचे और ऊपर, इसको ईश्वाकार नामक पर्वत कहते हैं। अब यहाँ पर दो प्रकार से विभाजन हो गया है। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बाद में जम्बू द्वीप के बाद में लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाद में धात्कीखंड द्वीप, और धात्कीखंड द्वीप में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये भरत क्षेत्र, फिर हैवत नामक क्षेत्र, उसके बाद में फिर आता है हरि नाम का क्षेत्र, उसके बाद में फिर आता है विदेह नाम का क्षेत्र, और उसके बाद में फिर आता है रम्यक रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, ये जो क्षेत्र यहाँ पर हमारे सामने आ जाते हैं।
तो ये देखिएगा यहाँ पर ये सारी संरचना बनाई हुई है कि किस प्रकार से यहाँ पर ये 6 जो है 6 कुलाचल पर्वत और 7 यहाँ पर क्षेत्र बने हुए हैं। तो ये आप जो देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से ये जम्बू द्वीप को घेरे हुए ये यहाँ पर लवण समुद्र और लवण समुद्र को घेरे हुए है दातकी खंड द्वीप। और ये जो दातकी खंड द्वीप है, इस दातकी खंड द्वीप में सारी रचनाएं दुगनी दुगनी है। थोड़ा सा आपको समझने में समस्या हो सकती है, कठिनाई हो सकती है, लेकिन ज्यादा कठिन नहीं है। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये देखिए, ये हो गया हमारा भरत क्षेत्र, फिर हेमवत, हरि, फिर विदेह, फिर हिरण्यवत, फिर रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। तो इस प्रकार से ये 6 क्षेत्र यहाँ पर बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ भी 6 क्षेत्र बने हुए हैं। सबसे पहले भरत क्षेत्र इस साइड में, फिर आप देखेंगे दातकी खंड द्वीप में हेमवत, फिर उसके बाद में हरि, फिर उसके बाद में विदेह, फिर उसके बाद में रम्यक, उसके बाद में हिरण्यवत और फिर उसके बाद में ऐरावत नाम का क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है। तो ये 6 और 6 कुल मिलाकर के 12 पर्वत, 14 प्रकार के यहाँ पर क्षेत्र हैं जो कि जम्बूद्वीप से बिल्कुल दुगने दुगने हैं। सारी रचना डबल डबल यहाँ पर है। वहां एक मेरू था, यहाँ 2-2 मेरू हैं। इस प्रकार से सारी संरचना यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ इस तत्व सूत्र में सारी संरचना हमको बतलाई और समझाई गई है। तो आज के इस रिवीजन में इतना ही। अब हम कल से हम अगले सूत्रों की ओर बढ़ेंगे, अगले सूत्रों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आज हम यही इस कक्षा को समाप्त करते हैं। बोली द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देते हूँ लोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरो शरण गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िएगा। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। कल फिर हम पुनः कक्षा को प्रारंभ करेंगे ठीक 8 बजे।